अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अफीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एकेडमी। आज जो चैप्टर हमने पढ़ना है वो है कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशंस। ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन इसकी पढ़ने वाली है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन वो होती है जो कि आपके वन और मोर मिसिंग कस्प्स ऑफ टूथ को रिप्लेस कर रही हो, यानी कि आपका जो टूथ है वो काफ़ी ज़्यादा केरियस हो, इतना फ्रैक्चर्ड हो कि आपकी वन या एक से ज़्यादा कस्प जो है वो इन्वॉल्व हो गई भी हो, लॉस्ट हो गई हो, और अब हमने इस अमेलगम रेस्टोरेशन से उन कस्प्स को रिस्टोर करना है। ठीक है, प्लस कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन के अंदर हमने हमेशा एडिशनल रिटेंशन फीचर्स डालने होते हैं, जो कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे। पिन्स और स्लॉट्स की मदद से सेकेंडरी रिटेंशन फीचर देंगे हम अपने अमेलगम को। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाती है इंडिकेशन। कब कब हमने कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन देनी होती हैं। कहते हैं अगर कोई मिसिंग टूथ है अगर कोई पोस्टीरियर टूथ है जिसकी कस्प फ्रैक्चर हो गई है, यानी कि ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर जो है वो मिसिंग है। उसके अलावा कहते हैं कोई स्वेयर केरियस लीजन डेवलपमेंट्स हैं, या कोई आपने ओल्ड रेस्टोरेशन की रिप्लेसमेंट करनी है, और जब रिप्लेसमेंट करनी है तो काफ़ी ज़्यादा आपका जो टूथ स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व हो चुका हुआ है। तो इस केस के अंदर कहते हैं कॉम्प्लेक्स अमेलगम प्रेपरेशन जो है हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रही होती हैं, एक या एक से ज़्यादा कस्प को इसके अंदर कवर करना होता है, और आपको इंक्रीज रिटेंशन और रेजिस्टेंस फॉर्म यहाँ पे देनी होती है। फिर कहते हैं किन किन केसेस में ये दी जा रही होती है कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन। तो कहते हैं एज अ डेफिनेटिव या फाइनल रेस्टोरेशन दी जा रही होती हैं, जहाँ पे कहते हैं कि आपका जो वीकेंड टूथ है वो उसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया हुआ है, तो उसको वैसे तो प्रॉपरली कहते हैं आपको इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन से रिस्टोर करना चाहिए, जिसके अंदर आपके ऑनलेज, इनलेज और आपके इनलेज तो नहीं आएंगे, ऑनलेज और आपके क्राउन्स आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई कॉस्ट का इशू है या पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, डबल अपॉइंटमेंट्स नहीं ले सकता, तो उस केस में आप कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन से ही पेशेंट का जो दांत है वो उसको रिस्टोर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा रिटेंशन के लिए हम यहाँ पे स्लॉट्स और पिन्स दे देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है एज अ फाउंडेशन रेस्टोरेशन। फाउंडेशन रेस्टोरेशन क्या होता है? फाउंडेशन रेस्टोरेशन तब दी जाती है जब हम टूथ स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा मिसिंग होता है, और हम एक टूथ के ऊपर एक फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, जिसके ऊपर इन फ्यूचर जो है वो आपकी इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन आएगी, जो कि आपका फुल कवरेज क्राउन होगा। ठीक है, उसके अलावा एज अ कंट्रोल रेस्टोरेशन भी हम इसको दे सकते हैं। कंट्रोल रेस्टोरेशन क्या होता है? कंट्रोल रेस्टोरेशन उन दांतों में दी जाती है जिन दांतों का प्रोग्नोसिस जो है वो ज़रा क्वेश्चनेबल होता है। ठीक है, या तो उन दांतों की पेरियो हेल्थ ख़राब होती है, या उसका पल्पल प्रोग्नोसिस जो है वो ख़राब होता है, और इन केसेस में हमेशा जो है जो टूथ होता है उसके अंदर स्फेयर केरियस लेजन हुआ होता है, और उसके अंदर फ्यूचर एंडोडोंटिक थेरेपी जो है वो होनी होती है। तो हम उस थेरेपी को ज़रा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए, कुछ अर्सा बचाने के लिए अपने दांत को, हम उसके ऊपर किसकी रेस्टोरेशन दे देते हैं? कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन दे देंगे। इसका क्या क्या रोल्स होंगे इस कंट्रोल रेस्टोरेशन के, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में आता होता है। कंट्रोल रेस्टोरेशन जो है वो कहते हैं आपके पल्प को ओरल कैविटी से प्रोटेक्ट करती है, यानी कि ओरल कैविटी में जो भी फ्लूइड्स वगैरह हैं, जो स्ट्रेसेस हैं, पीएच वगैरह जो भी चेंज है, उन सब से आपके पल्प को ये रेस्टोरेशन प्रोटेक्ट करेगी। उसके अलावा कहते हैं आपके टूथ को प्रॉपर एनाटॉमिक कंटूर देगी, जो कि आपकी जिंजाइवल हेल्थ यानी कि पेरियो हेल्थ के इन अकॉर्डिंग होगा। उसके अलावा कहते हैं कि आपकी बायोफिल्म को भी कंट्रोल करती है, और टूथ को ज़रा केरीज रिस्क बनाती है, मतलब उसको केरीज रेजिस्टेंट बनाती है आपके दांत को, क्योंकि जब उसकी सारे कंटूर्स प्रॉपर हो जाएंगे तो वहाँ पे प्लाक एक्यूमुलेशन का कोई एरिया नहीं बचेगा, जिसकी वजह से फिर केरीज जो है वो, उनके चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। फर्दर कहते हैं आपका जो रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपके जो ओरिजिनल टूथ था वो तो वीकेंड था, अब उसके ऊपर अगर एक हैवी किस्म की रेस्टोरेशन आ गई हुई है तो वो उसके फ्रैक्चर को ज़रा सा रेजिस्ट करवाती है। फिर नीचे कहते हैं कि कितनी रिटेंशन फीचर्स एडिशनल आपने अपने टूथ के अंदर देने होंगे, वो डिपेंड करता है कितनी बड़ी आपकी रेस्टोरेशन है। जितनी बड़ी आपकी रेस्टोरेशन होगी उतनी ज़्यादा आपको उस दांत में रिटेंशन फीचर्स देने होंगे। ये यहाँ पे इन्होंने एक दिखाई हुई है कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन की एग्जांपल, जिसके अंदर आपकी ये एक कस्प इन्वॉल्व हो रही है और ये काफ़ी एक बड़ी सी कैविटी है। ठीक है, तो ये हो गई। उसके अलावा नीचे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास इसी की एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक और केस में जिसमें दी जा सकती है वो है आपकी इंटरिम रेस्टोरेशन। इंटरिम रेस्टोरेशन क्या होती है? यानी कि इंटरमीडिएट पीरियड के लिए आप ये एक रेस्टोरेशन दे रहे होते हैं। ये किस केस में देंगे? जिस केस में कहते हैं कि या तो आपका जो टीथ है उसकी एक्लूजल ऑल्ट्रेशन होनी है बाद में। कैसे होनी है? ऑफकोर्स पेशेंट को ब्रेसेस लगेंगे, उसकी एक्लूजल प्लेन जो है वो चेंज होगा। इस दौरान जो है हम उसको फिक्स क्राउन नहीं दे रहे होते। ठीक है, हम उसको एक ये रेस्टोरेशन दे देंगे फॉर सम टाइम, ताकि जब उसकी इक्लूजल प्लेन प्रॉपर अपना हो जाए देन हम उसको फिक्स क्राउन देंगे। उसके अलावा
इन ओल्डर पेशेंट्स भी हम ये इंटरिम रेस्टोरेशन दे रहे होते हैं, जो कि पेशेंट्स अफोर्डिंग नहीं होते, उनके लिए ये डबल अपॉइंटमेंट्स इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन के लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकती हैं। तो उन केसेस के अंदर हम ये इंटरिम रेस्टोरेशन के तौर पे कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन बना रहे होते हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास 4 इंडिकेशंस जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। कॉन्ट्रा कब नहीं देनी? तब नहीं देनी जब कहते हैं आपका जो इतना टूथ स्ट्रक्चर लॉस हुआ हुआ है कि आप उसको प्रॉपरली एनाटॉमिकली और फंक्शनली अमेलगम से रिकंटोर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि अमेलगम फिलिंग से दोबारा से उस दांत को रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, तो आप उसके ऊपर इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन ही लगाएंगे। या पेशेंट की एस्थेटिक रीजंस हैं। ऑफ कोर्स अमेलगम जो है वो इतनी एस्थेटिक नहीं होती है। अगर पेशेंट कहता है कि अच्छा मुझे सिल्वर फिलिंग नहीं लगवानी, तो भी उन केसेस में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? इसका सबसे पहला एडवांटेज कि ये मेजर टूथ स्ट्रक्चर को कंजर्व करती है एज कम्पेयर टू जब आपको इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन बनानी होती है, तो आपको ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर को रिमूव करना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर ऑनले और क्राउन बनाया जा सके। इसके अंदर इतना टूथ स्ट्रक्चर रिमूव नहीं होता। सेकेंड एडवांटेज अपॉइंटमेंट टाइम। सिंगल विजिट में ही आपका कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन बनाई जा सकती है। लेकिन इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन के लिए पहले ही आपकी प्रेपरेशन होगी, फिर इम्प्रेशन होगा, देन वो लैब से बन के आएगा, तो अपॉइंटमेंट्स जो है वो बढ़ जाती हैं। इन केस अनटिल अनलेस कैट कैम से बनाया जा रहा है, तो वो तो सिंगल अपॉइंटमेंट में बन सकता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर आ जाता है रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फॉर्म। तो एज कम्पेयर टू जो सिंपल हमारी अमेलगम फिलिंग्स होती हैं जिनके अंदर किसी किस्म की कोई कस्प इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई हुई होती, ये वाली अमेलगम फिलिंग्स जहाँ पे कस्प कवरेज आ रही होती है, ये ज़्यादा फ्रैक्चर रेजिस्टेंट होती हैं एज फॉर योर वीकेंड टूथ। ठीक है, यानी कि ये आपके दांत को ज़्यादा फ्रैक्चर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी एज कम्पेयर टू वो वाली अमेलगम फिलिंग्स जहाँ पे कस्प कवरेज नहीं होती। फर्दर कहते हैं यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस और रिटेंशन बढ़ जाती है क्योंकि आप यहाँ पे स्लॉट्स एंड पिन्स का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका एक और एडवांटेज हो गया ये। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड कॉस्ट। ऑफ कोर्स इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन के मुकाबले में इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है और ये काफ़ी जल्दी भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये इनके एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज पे अगर आएँ तो डिसएडवांटेज टूथ एनाटमी, जो भी हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन में देखा था कि अगर आपकी प्रॉपरली आपका टूथ स्ट्रक्चर या उसकी एनाटमी रीस्टैब्लिश नहीं कराई जा सकती, प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं लाए जा सकते, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, और रेजिस्टेंस फॉर्म, अच्छा अब रेजिस्टेंस फॉर्म एडवांटेज में भी था, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फॉर्म को हम कंपेयर कर रहे हैं वो कंपेयर कर रहे हैं अपनी ऑनलेस से और क्राउन से। कैसे? पहले अभी हमने जो इसको एडवांटेज में लिया है ना, तब हमने एडवांटेज में कंपेयर किया था अपनी कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन को विद नॉर्मल अमेलगम रेस्टोरेशन। यहाँ पे हम अपनी इन कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन को कंपेयर कर रहे हैं क्राउन से और ऑनलेस के मुकाबले में इसकी रेजिस्टेंस फॉर्म फॉर द टूथ जो है वो कम होती है। जो ऑनलेस होते हैं वो आपकी टूथ के स्ट्रक्चर को ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वो आपका टूथ स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक नहीं होता व्हेन ऑनलेस आर प्लेस्ड या जब आपकी क्राउन प्लेस हुआ होता है। लेकिन एज कम्पेयर टू नॉर्मल अमेलगम फिलिंग्स इसकी रेजिस्टेंस अच्छी है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस फॉर्म वाला टॉप पॉइंट है, ये दोनों में आता है, एडवांटेज में भी डिसएडवांटेज में भी, लेकिन इसका आपने डिफरेंस समझ लेना है कि यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, वहाँ पे किस बारे में बात हो रही थी। तो कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन है वो इस दांत को उतने अच्छे से फ्रैक्चर से प्रोटेक्ट नहीं करती जितनी एक फुल कवरेज इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन यानी कि क्राउन प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रिपरेशन टेक्निक, जिसके अंदर हमने अगर कस्प कवरेज करनी है अपनी अमेलगम के साथ तो उसको किस तरीके से हमने प्रिपेयर करना है। इंडिकेशंस में ऑलमोस्ट वही बातें आएंगी जो भी हमने ऊपर पढ़ लिया हुआ है। कहते हैं अगर केरीज इतनी ज़्यादा हैं कि आपके काफ़ी सारे डेंटिन स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर लॉस हो गया हुआ है, तो अपनी अमेलगम की रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम आपकी जो कस्प है उसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, कस्प कवरेज करेंगे ताकि जब आपकी अमेलगम लगाएं तो वो अमेलगम जो है प्रॉपर्ली रिटेन रहे टूथ के ऊपर। फर्दर कहते हैं कि अगर आपका कोई केरीज हैं जो कि आपकी कस्प की कितने टिप तक आ गई नहीं है, 2/3 द डिस्टेंस उन्होंने कवर कर लिया हुआ है प्राइमरी फिशर ग्रूव से लेके आपकी कस्प टिप तक, अगर इतना एरिया जो है वो आपकी केरीज ने कवर कर लिया हुआ है, तो हम पूरी की पूरी कस्प को ही रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कस्प को किस तरीके से रिड्यूस करना है उसकी यहाँ पे क्लिनिकल टेक्निक्स उन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं। बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं। कहते हैं आपने जब भी बर को कस्प के ऊपर फेरना है तो मीजियल टू डिस्टल इंक्लाइन प्लेन जैसा कस्प का होगा, उसी इंक्लाइन प्लेन में वैसे ही आपने बर को फेरते जाना है जैसी कस्प का इंक्लाइन होगा। ठीक है, ताकि यूनिफॉर्म रिडक्शन हो। उसके अलावा कहते हैं कि जब आपने अगर सिर्फ आपकी एक कस्प इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल फेशियल या लिंगुअल, तो आपने कस्प रिडक्शन अपने एक्लूजल प्लेन में
बीच वाले जो फिशर्स वाला रीजन होता है वहाँ तक करनी है, ग्रूव्स में वहाँ तक करनी है कि आपका जो फेशियल ग्रूव है उससे थोड़ी सी एक्सटेंशन बढ़ रही हो। मतलब क्या इसमें मैं बात करना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी सिर्फ फेशियल कस्प इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आप फेशियल कस्प से शुरू होंगे, इसको रिड्यूस करेंगे और इस रिडक्शन को आप कहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ पे जो आपका फेशियल ग्रूव होगा उससे आपने थोड़ा सा इस रिडक्शन को एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। तो यानी कि जो आपका मिडिल पोर्शन ऑफ द टूथ होगा, ग्लूजल प्लेन होगा, उससे आपने ऑपोजिट साइड पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना है। क्यों? ताकि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर जो है वो रिमूव हो सके और इस सिग्निफिकेंट रिमूवल के बाद वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अमेलगम आ सके, क्योंकि हमें पता है अमेलगम हमेशा एक सफिशिएंट थिकनेस में होगी तो ही उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहती है। फर्दर कहते हैं कि जो आपका प्रिपेयर्ड मार्जिन है, जो प्रिपेयर्ड कस्प है और जो अनप्रिपेयर्ड कस्प है, उनके दरमियान में एक 90 डिग्री का केवल सरफेस मार्जिन भी बनना चाहिए। नेक्स्ट, हमें पता है कि जब भी इस तरह की कस्ट कवरेज होगी और आपका बहुत ज़्यादा टूथ स्ट्रक्चर हमने लॉस करवाना होगा तो आपको इंक्रीज रिटेंशन फॉर्म चाहिए होगी, जो कि रिटेंशन ग्रूव्स की फॉर्म में मिल सकती है और स्लॉट्स और पिंस की फॉर्म में आपको मिलेगी। उसके अलावा कहते हैं कि आपकी जो भी अनसपोर्टेड कस्प्स हैं, वही वाली अनसपोर्टेड कस्प हैं जिनके अंदर किसी किस्म की कोई केरीज आ गई हुई है, आपने उनका प्रॉपर रिमूवल किस तरीके से करना है कि आपने पहले उन कस्प के अंदर डेप्थ कट्स बनाने हैं, ठीक है। डेप्थ कट क्या होता है? डेप्थ कट नीचे यहाँ पे इन्होंने इमेज में भी बड़ा अच्छा सा दिखाया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कस्प को रिड्यूस करने से पहले जो भी कस्प रिड्यूस होनी है, बी में दिखा रहे हैं और सी में दिखा रहे हैं कि फुल एक लेंथ के डेप्थ कट्स बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी कि ये कितने के बनते हैं, ये कितनी डेप्थ के बनते हैं? या तो 2 mm के बनेंगे फॉर आपकी फॉर फंक्शनल कट्स, ठीक है, 2 mm डीप आपने अपने डेप्थ कट्स लगाने होंगे और फॉर नॉन फंक्शनल कट्स जो है ये आपके 1.5 mm के बनेंगे, ठीक है। कहते हैं आपने ये 2 डेप्थ कट्स बना लिए, फिर आपने क्या करना है, आपने अपने बर को यूनिफॉर्मली पूरे इस एरिया में फेरना है ताकि यूनिफॉर्म रिडक्शन जो है वो आपकी कस्प की हो सके। ये डेप्थ कट इसलिए नेसेसरी है ताकि आपको पता हो कि अच्छा आपने 2 mm की क्लियरेंस करवा ली हुई है, क्योंकि आपका जो अमेलगम ऊपर आना है वो इस मिनिमम थिकनेस में आएगा तो ही उसकी इतनी स्ट्रेंथ होगी कि वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकेगा और वो अपने फ्रैक्चर को रेजिस्ट करवाएगा, ठीक है। तो कहते हैं डेप्थ कट्स के बगैर आपने अपनी कस्प की रिडक्शन जो है वो शुरू नहीं करनी होती। अच्छा, नीचे आ जाएं तो कहते हैं जब आपने डेप्थ कट्स अपनी मिनिमल हाइट के लगा लिए हुए हैं, देन आपने पूरी उस कस्प को रिड्यूस करना शुरू करना है। अपना जो बर है उसको आप कहते हैं कि उसको यूनिफॉर्म रखना है ताकि जो आपका एक्लूजल कंटोर बने वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आपकी अनरिड्यूस्ड कस्प का नॉर्मल कंटोर है, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम ऊपर भी देखें तो मैंने दिखाया हुआ है कि ये जब इसका कंटोर बन रहा है सिर्फ तभी ऐसा बन सकता है कि आपने फुल बर को यूनिफॉर्म रखते हुए सारा एरिया रिड्यूस किया डेप्थ कट मेजर करने के बाद, ठीक है। फर्दर लास्ट में कहते हैं किसी किस्म के भी कोई शार्प एंगल्स हैं तो उनको आपने रिड्यूस करना है। शार्प एंगल्स जो है वो आपके इस जगह बन सकते हैं, ठीक है, इस जगह बन सकते हैं, इन सबको आपने एट दी एंड जो है वो रिड्यूस कर लेना है, क्योंकि शार्प स्ट्रेसेस जो एंगल्स होते हैं इनसे क्या होता है कि आपके अमेलगम के ऊपर स्ट्रेस आता है इन फ्यूचर, और जब वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है तो अमेलगम जो है वो फ्रैक्चर कर सकती है। तो उस फ्रैक्चर को रिड्यूस करवाने के लिए, उस स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस कराने के लिए आपने सारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन जो इंटरनल कॉर्नर्स जो भी शार्प थे आपने उनको रिड्यूस कर लेना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है स्लॉट प्रिपरेशन का, ठीक है। स्लॉट क्या होता है ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके ऊपर डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। स्लॉट जो है वो एक्चुअल में एक हॉरिजॉन्टल रिटेंशन ग्रूव होता है, ठीक है। जो भी तक हम रिटेंशन ग्रूव्स वगैरह पढ़ते हैं ना, अगर किसी भी सिर्फ ग्रूव की बात हो तो ग्रूव जो है वो वर्टिकली आपके दांत में बनाया जाता है। अगर मैं सही से बताऊं तो इन एरियाज में जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे ग्रूव्स आते हैं और ग्रूव्स जो है वो वर्टिकली होते हैं मेनली, ठीक है। अगर यही चीज़ जो है आपको हॉरिजॉन्टली प्रोवाइड की जाए जो कि मेनली आपके जिंजाइवल वॉल्स के अंदर होती है तो ये आपका हो जाएगा स्लॉट, ठीक है। तो स्लॉट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो गया। दूसरा एक कब दिया जाता है, कहते हैं जब भी आपका वर्टिकल कॉर्नल हाइट जो है वो आपके दांत की काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाए ड्यू टू केरीज ऑफ कोर्स, या आपको दांत के स्ट्रक्चर को रिमूव किया गया हो, कितना किया गया हो, कहते हैं 2 to 4 mm की तक की आपके टूथ की एक्लूजल वर्टिकल हाइट जो रिड्यूस की गई हो, तो आपके अमेलगम को फर्दर रिटेंशन प्रोवाइड करने के लिए हम स्लॉट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। या आपके हॉरिजॉन्टल एरियाज में बनाए जाते हैं जहाँ पे आपकी वर्टिकल वॉल्स जो हैं अब नहीं प्रेजेंट होती, टू गेन सेकेंडरी रिटेंशन फॉर कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन। किस तरीके से बनाया जाता है, कौन सा बर यूज़ होता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कहते हैं आपके जिंजाइवल फ्लोर में फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनाया जाएगा यूजिंग बर नंबर 330। स्लॉट किस तरीके का होना चाहिए, कहते हैं 1 mm वाइड और 1 mm डीप होना चाहिए। इसकी जो लेंथ है वो 2 to 4 mm की होनी चाहिए। आपके ये लाइन एरियाज में मेनली प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो टूथ के जो दो सर्फेसेज जहाँ पे मिल रही होंगी मेनली आपकी जिंजाइवल वॉल होगी और जो भी आपकी यहाँ पे एक्सियल वॉल होगी उसके जंक्शन पे आपका
जो ये स्लॉट है बनाया जाएगा, ये एक्चुअल में इसका पॉइंट होगा मेनली, ठीक है, जहाँ पे आपके 2 लाइन एंगल्स जो हैं वो सॉरी आपका एक लाइन एंगल बन रहा होगा। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं कि ये किस पोजीशन पे होना चाहिए, कहते हैं 0.5 to 1 mm इनसाइड द डेंटिनो एनामल जंक्शन इसकी पोजीशन होनी चाहिए। 1 स्लॉट पर मिसिंग लाइन एंगल जो है बनाना चाहिए। मतलब क्या, अब अगर इस केस के अंदर देखें तो इस केस के अंदर एक स्लॉट बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक लाइन एंगल जो है वो मिसिंग है, जो कि बिल्कुल बाहर वाली जो सरफेस है वो यहाँ पे मिसिंग है, तो एक स्लॉट जो है यहाँ पे मस्ट होना ही होना चाहिए। अगर इस तरह इस कैविटी की बात करें तो यहाँ पे 2 होने चाहिए, क्योंकि एक यहाँ से यहाँ का लाइन एंगल मिसिंग है और एक इस तरह से यहाँ पे लाइन एंगल मिसिंग है, ठीक है। तो जितने लाइन एंगल मिसिंग होंगे उतने आपके स्लॉट्स जो हैं वो होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं जो स्लॉट की विड्थ है और जो उसकी डेप्थ है उसको बढ़ाने से आपकी रिटेंशन फर्दर इंक्रीज नहीं होती। शॉर्टर स्लॉट्स जो हैं वो भी उतने ही रिटेंटिव होते हैं जितने कोई लॉन्गर स्लॉट्स होते हैं। उसके अलावा कहते हैं ये जो आपके स्लॉट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली भी एक रिटेंटिव फीचर खुद भी प्रोवाइड इस तरीके से कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इनकी जो शेप होती है ये कन्वर्जेंट होती है। हम अमेलगम की जब फिलिंग्स के बारे में पढ़ते थे हम कहते थे आपकी जो कैविटी बनती है वो कन्वर्जेंट बनती है, ताकि जब अंदर अमेलगम हार्डन हो जाए तो वो अमेलगम बाहर ना आ सके। इसी तरीके से जो स्लॉट बनता है वो इटसेल्फ भी स्लॉट की जो अपनी जो डायमेंशंस होंगी वो कन्वर्जेंट होंगी, ताकि अंदर जब जाके अमेलगम अच्छे से सेट हो जाए तो अमेलगम वहाँ से बाहर ना निकल सके, वो वहीं पे रिटेन रह जाए। फर्दर स्लॉट्स के साथ साथ हम और रिटेंटिव फीचर्स देते हैं जो कि हैं आपके रिटेंशन ग्रूव्स, जो मैंने आपको बताया वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इन्होंने ए से दिखाया हुआ है, ये वर्टिकल जो प्रेजेंट है ग्रूव वो आपके रिटेंशन ग्रूव्स हो गए। उसके अलावा कोव्स हो सकते हैं, ठीक है। कोव्स जो हैं वो भी आपकी वर्टिकली दिए जाते हैं और कोव्स जो हैं वो बड़े स्मॉल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये छोटा सा कोव है, उसके अलावा ये एक छोटा सा कोव है। आपके कोव में और स्लॉट में फ़र्क ये होता है कि कोव जो होता है वो बिल्कुल स्मॉल सा पार्ट होता है, जबकि जो स्लॉट्स होते हैं वो काफ़ी इलोंगेटेड होते हैं। यहाँ पे दिखाएं तो ये आपके स्लॉट्स हैं, ठीक है, ये लंबे हैं, और जो कोव्स हैं ये बिल्कुल आपके छोटे छोटे से हैं और ये इतने डीप भी नहीं होते, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है बात जो है वो समझने वाली थी कि कोव्स क्या होते हैं, स्लॉट्स क्या होते हैं और रिटेंशन ग्रुप्स क्या होते हैं। इन तीनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, कोव्स भी कहते हैं, कोव्स आर प्रिपेयर्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये भी आपके ग्रुप्स की तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाए, सॉरी आपके स्लॉट्स की तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाए जाते हैं, जबकि जो ग्रूव्स हैं दे आर प्लेस्ड इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यूज वगैरह और क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं ये आपके स्लॉट वाले पॉइंट में से। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगी पिन्स की बात करेंगे, जो कि आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ रिटेंशन देती है आपकी कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्ट्रेशंस को। अब पिन्स जो है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी सारे जो हैं यूक्यूज वगैरह बन सकते हैं। तो पिन रिटेन्ड अमेलगम कौन सा होता है? कहते हैं पिन रिटेन्ड अमेलगम वो है जहाँ पे अमेलगम को डेंटिन के अंदर रिटेन करवाने के लिए, रेजिस्ट करवाने के लिए आपको एक या एक से ज़्यादा पिन्स लगानी पड़े, ठीक है। तो कहते हैं एनी रेस्टोरेशन रिक्वायरिंग द प्लेसमेंट ऑफ पिन्स फॉर द रेजिस्टेंस और रिटेंशन ऑफ अमेलगम, उसको हम कहते हैं पिन रिटेन्ड अमेलगम। ये होगी डेफिनेशन। नेक्स्ट आता है इंडिकेशन, कब देनी पड़ती हैं आपको पिन्स। कहते हैं जब स्फीयर कैरियस डिस्ट्रक्शन हो और कस्प फ्रैक्चर हो और आपका वर्टिकल लॉस कितना हो चुका हुआ है इसके अंदर, आपके क्राउन का 4 mm से ज़्यादा आपका वर्टिकल लॉस हो चुका हुआ, ठीक है, तो आपको पिन्स देनी पड़ेंगी। स्लॉट्स कब दे रहे थे? जब 2 to 4 mm का लॉस था, ठीक है, और हम पिन्स कब दे रहे हैं? जब 4 mm से भी ज़्यादा का लॉस हो गया हुआ है, तो हमें पिन्स देनी पड़ेंगी अपनी रिटेंशन के लिए, ताकि आपकी जो वर्टिकल हाइट जो लॉस्ट हुई है उसको हम पिन्स की मदद से रीगेन कर सकें। नेक्स्ट आता है, कहते हैं पिन्स तब भी देना ज़रूरी है जब आपके जो स्लॉट्स, ग्रूव्स और अंडरकट्स हैं वो प्रॉपर एडिक्वेट रिटेंशन और रेजिस्टेंस नहीं दे पा रहे, तो आपको पिन्स प्लेस करनी पड़ेंगी फॉर एडिशनल रिटेंशन। उसके अलावा कहते हैं कोई भी आपकी एक्सटेंसिव केरियस लेजन है, कोई फ्रैक्चर है इन द टूथ, तो पिन्स दी जाती हैं अमेलगम के लिए, ताकि अमेलगम जो है प्रॉपर्ली आपके टूथ के साथ एडहेयर हो सके। तो ये तो हो गई इसकी 3 इंडिकेशंस। उसके बाद आते हैं इसके एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस में आता है सिंपली कहते हैं आपको ज़्यादा ग्रेटर रिटेंशन देगी एज़ कम्पेयर टू वो वाली रेस्टोरेशन जहाँ पे सिंपल आपके बॉक्सेस बनाए जाते हैं। बॉक्सेस यानी कि वो जो अंडरकट की मदद से आपका अमेलगम रिटेन किया जा रहा होता है, या कोई आपका बॉन्डिंग सिस्टम की मदद से अमेलगम रिटेन किया जा रहा होता है, तो पिन्स में सबसे ज़्यादा रिटेंशन होगी। तो इसका हो गया एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है? कहते हैं जब भी ऑफकोर्स आपके टूथ के अंदर, डेंटिन के अंदर जब ये पिन ड्रिल की जाएगी, तो उसकी ड्रिलिंग की वजह से आपकी डेंटिन के अंदर क्रेज लाइंस आ सकती हैं, जिनको हम कहते हैं फ्रैक्चर लाइंस आ सकती हैं। प्लस कहते हैं इंटरनल स्ट्रेसेस जो हैं वो डेंटिन के अंदर जनरेट हो सकते हैं ड्यू टू इंसर्शन ऑफ दी पिन्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फर्दर क्या होता है? कहते हैं पिन्स इंसर्ट करते हुए चांस है कि आपकी जो पिन है वो आपके पल्प के अंदर चली जाए, पल्प को परफोरेट कर ले, या आपके एक्सटर्नल टूथ सर्फिस को परफोरेट कर ले, यानी कि आपकी एक्सटर्नल टूथ सर्फिस से पिन जो है वो बाहर निकला है,
तो ये 2 डिसएडवांटेजेस हो गए। तीसरा डिसएडवांटेज ये कहते हैं जो पिन्स हैं वो आपको सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करती। फर्दर कहते हैं जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी पिन्स डालने से डिक्रीज हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो आपकी वर्टिकल प्लेन में होती है। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को तो बढ़ा देता है टूथ की, लेकिन आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पैरापल्पल रिटेंशन पिन्स। तो 3 टाइप्स की ये होती हैं, जैसे नीचे बनाई हुई है। सबसे पहले सीमेंटेड पिन्स आ जाती हैं। सीमेंटेड पिन्स जैसे कि नाम बता रहा है कि आपका होल ड्रिल होता है, ठीक है, और उस होल के अंदर आप अपनी जो पिन है वो सीमेंट की मदद से, कोई जीआईसी वगैरह की मदद से डेंटिन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आती हैं फ्रिक्शन लॉक पिन्स। अच्छा, जो जो सीमेंटेड पिन्स हैं उनके अंदर जो आपका जो होल ड्रिल होता है डेंटिन के अंदर वो आपकी पिन से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, कितना बड़ा होता है वो भी हम नीचे टेक्स्ट में देखते हैं। फ्रिक्शन लोडेड पिन आ जाती हैं। फ्रिक्शन लोडेड पिन्स के अंदर आपका जो होल होता है वो आपकी पिन के साइज से थोड़ा सा छोटा होता है, ताकि जब ऊपर से जब पिन अंदर ड्रिल की जाए तो फ्रिक्शन की मदद से आपकी जो पिन है वो अंदर ही डेंटिन के अंदर एडहेर कर जाए। तीसरी आती है आपकी सेल्फ थ्रेडिंग पिन। थ्रेडिंग पिन जैसे कि आप देख सकते हैं पेचकस की तरह इसके होल्स होते हैं, पेचकस की तरह इसकी सरफेस होती है। अब इसके लिए जो डेंटिन के अंदर जो होल ड्रिल किया जाता है वो आपका बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू आपकी पिन का जो साइज़ है, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब आप ऊपर पेचकस की तरह अपनी इस पिन को अंदर की तरफ डालेंगे तो ये सेल्फ थ्रेडिंग की मदद से खुद ही आपके दांत के अंदर एडहेर हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी। तो सीमेंटेड पेन्स के बारे में कहते हैं कि ये जो हैं थ्रेडेड या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती हैं। उसके अलावा इनके लिए जो पिन होल बनाया जाता है टूथ के अंदर वो 0.025 से लेकर 0.05 mm के डायमीटर का होता है, और इसको आप ल्यूटिंग एजेंट से अपने दांत के अंदर एडहेर करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्रिक्शन लॉक पेन्स। फ्रिक्शन लॉक पेन्स के लिए जो पिन होल बनाया जाता है वो 0.025 mm से लेके 0.02 mm स्मॉलर होता है देन द डायमीटर ऑफ द पिन, यही जो मैंने अभी आपको बताया था। अब चूंकि इसका डायमीटर, खुद का डायमीटर, पिन होल का डायमीटर पिन से छोटा है, तो जब पिन अंदर डाली जाएगी तो पिन जो है वो फ्रिक्शन की मदद से दांत के अंदर एडहेर करके रहेगी। फिर कहते हैं जो पिन है उसको आपने टैप करना होता है इनटू द प्लेस, जैसे कील ठोकते हैं उस तरीके से ये अंदर डाली जाएगी, और जो डेंटिन की रेजिलियंस होती है वो उस पिन को अपने अंदर रेजिस्ट करके रखती है। इसकी रिटेंशन जो है 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी सीमेंटेड पिन से। नेक्स्ट आती है आपके पास सेल्फ थ्रेडिंग पिन। सेल्फ थ्रेडिंग पिन जो है ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज पिन होती है, और इसका जो होल होता है वो कितना होता है 0.03 टू 0.1 mm स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द पिन, यानी कि इसका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, और इसको आप किस तरीके से डेंटिन के अंदर इंसर्ट कराते हैं, इंगेज करवाते हैं। उसको आप पेज की तरह घुमाएंगे और वो पिन जो है वो आपके पिन होल के अंदर चली जाएगी। ये भी कहते हैं डेंटिन की इलास्टिसिटी और रेजिलियंस की वजह से अपनी डेंटिन के अंदर एडहेर करके रहती है। ये पिन जो है ये मोस्ट रिटेंटिव होती है ऑफ द 3 टाइप्स। कितनी इसकी रिटेंटिवनेस है, कहते हैं 3 to 6 टाइम्स मोर रिटेंटिव देन द सीमेंटेड पिन्स। तो ये इनका एक ऑर्डर बन गया कि सबसे कम रिटेंटिव सीमेंटेड पिन्स हैं, फिर उसके बाद फ्रिक्शन लॉक पिन्स, और सबसे ज़्यादा सेल्फ थ्रेडिंग पिन्स जो है वो रिटेंटिव होती हैं। कहते हैं ये इन पिन्स की वजह से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस जो हैं वो जनरली आपकी डेंटिन के अंदर जनरेट होते हैं, और सबसे ज़्यादा ये आपकी सेल्फ थ्रेडिंग पिन्स में जनरेट होंगे, क्योंकि सेल्फ थ्रेडिंग पिन्स जो हैं वो आप पेचकस की तरह उनको जब अंदर घुसा रहे हैं तो वो पूरी डेंटिन के अंदर क्रेज लाइंस, फ्रैक्चर लाइंस और स्ट्रेसेस जो हैं वो जनरेट करवा सकती है। जितना बड़ा साइज होगा आपकी पिन का उतनी ज़्यादा क्रेज लाइंस आएंगी। उसके अलावा कहते हैं मैक्सिमल आपका पल्प स्ट्रेस जनरेट होगा जब आपकी जो सेल्फ थ्रेडिंग पिन है वो आपके पल्प के बिल्कुल परपेंडिकुलरली इंसर्ट की जाएगी। तो जब परपेंडिकुलरली आपकी पिन इंसर्ट की जाएगी तो पल्प के अंदर भी स्ट्रेस जनरेट होगा। नेक्स्ट कहते हैं पिन होल का डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 1.3 to 2 mm जो है उसकी डेप्थ होनी चाहिए। रिकमेंडेड जो है वो पिन होल की डेप्थ 2 mm होती है, यानी कि 2 mm डेप्थ होगी तो ही जो पिन है वो 2 mm आपके डेंटिन के अंदर रहती है, और 2 mm तकरीबन डेंटिन के बाहर रहती है, और जो 2 mm डेंटिन के बाहर रहती है उस बकिया 2 mm के साथ जो है वो अमेलगम के साथ कॉन्टैक्ट बनाती है। अच्छा, अब पिन सिस्टम्स की बात करें तो कहते हैं ये जो थ्रेड मेड सिस्टम है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड आपका पिन सिस्टम है, और इसमें हमें याद क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे नीचे कुछ नाम आएंगे पिन्स के, वो हमें याद करने होते हैं। अच्छा, उससे पहले आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिटेंशन ऑफ द पिन। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ऊपर हमारे एडवांटेजेस क्वेश्चन में आ सकते हैं, डिसएडवांटेजेस क्वेश्चन में आ सकते हैं, इंडिकेशंस आ सकती हैं। उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेंशन ऑफ पिन जो है वो भी क्वेश्चन में आ सकती है। टाइप ऑफ पिन की बात करें तो अभी हमने पढ़ लिया है, मोस्ट रिटेंटिव पिन जो है वो आपकी सेल्फ थ्रेडिंग पिन है। सरफेस करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कहते हैं नंबर एंड डेप्थ ऑफ एलिवेशन, यानी कि वो जो सेरेशंस, जो थ्रेड्स हैं आपकी पिन के अंदर उसके ऊपर जो है वो आपकी रिटेंशन डिपेंड करेगी।
तो कहते हैं जितनी आप जो सेल्फ थ्रेडिंग पिन्स का, क्योंकि इनके अंदर एलिवेशन और इस तरह की सेरेशंस होती हैं, इनके अंदर भी अमेलगम जो है चला जाता है और ये इस वजह से भी ज़्यादा रिटेंटिव रहती हैं। अच्छा, उसके अलावा ओरिएंटेशन, नंबर एंड डायमीटर में आ जाएं तो कहते हैं जब भी पिन्स आपने मल्टीपल पिन्स अगर प्लेस करनी है अपने एक ही टूथ के अंदर फॉर अमेलगम रिटेंशन, तो उनको आपने हमेशा नॉन पैरेलल मैनर में प्लेस करना है। ठीक है, एक ही पैरेलल लाइन में आपने पिन्स नहीं प्लेस करनी, बल्कि उनको आपने नॉन पैरेलल मैनर में आप पिन्स को प्लेस करेंगे। फर्दर कहते हैं कि आपने पिन को सिर्फ तब बेंड देना है अगर जो है वो रिकमेंडेड हो बेंड देना बाय दी मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो आपने स्पेसिफिक बेंडिंग टूल से अपनी पिन को बेंड करना है, वो भी तब करना है जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अमेलगम जो है वो पिन और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द रेस्टोरेशन के दरमियान में कंडेंस हो रहा हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी पिन लगाई है और ये आपकी एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द रेस्टोरेशन आनी है, मतलब जो अमेलगम की जो बाहर वाली सरफेस होगी, तो यहाँ पे इनफ अमाउंट ऑफ अमेलगम हो, कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 mm। इतनी अगर सरफेस मिल रही है अमेलगम को, तभी आपने इस पिन को जो है वो बेंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पेन। कहते हैं इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पेन से क्या होता है, आपकी रिटेंशन जो है वो बढ़ती है, लेकिन उससे मसला क्या आता है, जब आप नंबर ऑफ पेन्स को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी क्रेजिंग ऑफ डेंटिन बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल फ्रैक्चर हो सकता है। फर्दर कहते हैं अमाउंट ऑफ अवेलेबल डेंटिन बिटवीन द पिन्स वो डिक्रीज होता चला जाएगा। तो ये दो इश्यूज आएंगे अगर आप पिन्स का नंबर बढ़ाएंगे, लेकिन जनरली नंबर ऑफ पिन्स बढ़ाने से आपकी रिटेंशन जो है वो इंक्रीज होती है। डायमीटर ऑफ द पिन बढ़ेगा तो भी कहते हैं अमेलगम के अंदर आपकी इस पिन की रिटेंशन बढ़ेगी। और लास्ट में इसकी अगर रिटेंशन की बात करें तो फर्दर कहते हैं कि एक्सटेंशन इनटू द डेंटिन और अमेलगम कितनी होनी चाहिए, 1.5 to 2 mm जो है वो आपकी डेंटिन के अंदर पिन होनी चाहिए और 1.5 to 2 mm ही ऊपर अमेलगम के साथ इन कांटेक्ट आनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा एक और पॉइंट भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कहते हैं जैसे जैसे पिन का नंबर, डेप्थ और डायमीटर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ये तीनों चीज़ें इंक्रीज होंगी तो पिन का चांस टू परफोरेट पल्प या एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टूथ ये भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके अंदर आ जाती है बात पिन प्लेसमेंट फैक्टर्स की। ठीक है, पिन प्लेसमेंट फैक्टर में सबसे पहले आता है पॉइंट पिन साइज़ का। कहते हैं पिन का जो साइज़ है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ डेंटिन अवेलेबल टू सेफली रिसीव द पिन, यानी कि कितनी डेंटिन रह गई है उसके अकॉर्डिंगली आपने का पिन साइज़ डिसाइड होगा, और दूसरा आपकी अमाउंट ऑफ रिटेंशन डिसाइड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 4 पिन्स के नाम आते हैं इस TMH सिस्टम के अंदर जो पिन्स आ रही होती हैं, ये चारों नाम इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद करने हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास मिनिकिन पिन। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो होता है 0.48 mm डायमीटर इसका होता है, और कहते हैं ये मोस्ट पॉपुलरली यही वाली पिन जो है वो यूज़ हो रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि क्यों यही वाली पिन यूज़ हो रही होती है, क्योंकि इसके अंदर आपका रिस्क ऑफ डेंटिन क्रेजिंग कम होता है, पल्प पेनिट्रेशन और रूट सरफेस की परफोरेशन, इन सब के चांसेस इसके अंदर कम होता है, तो यही यूज़ हो रही होती है। नेक्स्ट आती है हमारे पास मिनिम पिन। अब मिनिम पिन का अगर हम देखें तो डायमीटर 0.61 mm है, यानी कि ऊपर वाली से थोड़ा सा बढ़ जाता है। कहते हैं ये वाली सिर्फ तब यूज़ होती है जब आपने मिनिकिन के लिए होल प्रिपेयर किया, पिन होल, लेकिन वो ज़रा सा बड़ा हो गया तो आप मिनिम वाली पिन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर रेस्ट आती है हमारे पास माइन्यूटा पिन। माइन्यूटा पिन जो है वो कहते हैं बहुत कम रिटेंटिव होती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटी है, 0.38 mm का उसका डायमीटर है, तो ये वाली कम यूज़ होती है क्योंकि इसकी रिटेंशन कम है। लास्ट में आगे हमारे पास रेगुलर पिन, जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा बड़ा है। अब चूंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी वजह से इसको लगाने से डेंटिन के अंदर क्रेजिंग और उसके फ्रैक्चर के चांसेस, पल्प चैम्बर की परफोरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो रेगुलर वाली भी जो है वो कम यूज़ होती है। यहाँ नीचे उन्होंने दिखाएंगे सबसे बड़ी वाली जो है वो आपकी रेगुलर पिन है, देन हमारी जो यूज़ होने वाली मिनिम और मिनिकिन पिन्स हैं, और लास्ट में सबसे ज़्यादा छोटी वाली माइन्यूटा पिन है। ठीक है, तो इनके नाम और इनके डायमीटर जो हैं वो ये ज़रा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ पिन्स। तो कितनी पिन्स आपने एक टूथ के अंदर लगानी होती है, कहते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके मिसिंग टूथ स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा आपका अवेलेबल अमाउंट ऑफ डेंटिन कितना प्रेजेंट है जो कि सेफली पिन को रिसीव कर सकता है, कितनी रिटेंशन रिक्वायर्ड है, और साइज़ ऑफ पिन क्या होगा। जितनी छोटे साइज़ की पिन्स होंगी तो वो ज़्यादा लग सकेंगी। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं एज अ रूल ये है, जैसे हमारे स्लॉट्स का रूल था कि 1 पिन पर मिसिंग एक्सियल लाइन एंगल जो है वो अप्लाई करनी चाहिए, यानी कि अगर एक लाइन एंगल मिसिंग है तो आप एक पिन जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है पिन होल का लोकेशन। अब पिन होल किस एरिया में आपने ड्रिल करना है, उसके लिए कहते हैं आपको नॉर्मल टूथ की पल्प एनाटमी का पता होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर रेडियोग्राफ होना चाहिए, पेशेंट की एज और पेरिडोंटल प्रोब, ये 3 चीज़ें, ये 4 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी फॉर प्रॉपर पिन होल प्रेपरेशन। अब पेरिडोंटल प्रोब क्या करता है वो वैसे आगे जाके भी बड़ी डिटेल में बात आएगी।
पेरिडोंटल प्रोब को ना आपने गम्स में जो उसका जिंजाइवल क्रेविस होगा, जिंजाइवल सर्कस होगा, वहाँ पे आपने पेरिडोंटल प्रोब को डालना होता है और उससे फिर आप अपनी ओरिएंटेशन मेंटेन करवा रहे होते हैं। फर्दर आपके चेक कर रहे होते हैं पेरिडोंटल प्रोब से कि आपकी जो रूट की एनाटमी है उसके अंदर किसी किस्म की कोई ऑल्टरेशन तो नहीं है, आपकी रूट की एनाटमी में किसी किस्म की कोई कनकेविटी तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई कनकेविटी आ जाएगी तो क्या होगा कि अगर आप ऊपर से पिन होल डाल रहे हैं तो क्या होगा, नीचे से वो एक्सट्रूड आउट हो सकती है, उसकी एक्सटर्नल परफोरेशन हो सकती है। ठीक है, तो पेरिडोंटल प्रोब का यहाँ पे ये काम आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कहते हैं आपको एक्रूजल क्लियरेंस जो है वो एटलीस्ट 2 mm की चाहिए होती है ओवर द पिन, यानी कि आपने ऊपर से टूथ को इतना एटलीस्ट रिमूव करना है जब आप कैविटी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप जब पिन डालें तो पिन के ऊपर जो है वो 2 mm का अमेलगम हो, यानी कि 2 mm तो पिन के अंदर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये आपकी टूथ सरफेस है, ठीक है, और ये 2 mm अंदर गया हुआ है पिन, 2 mm बाहर आई हुई है पिन, उसके अलावा भी एटलीस्ट ऊपर 2 mm की जगह होनी चाहिए जहाँ पे जो अमेलगम है वो इन सारे एरियाज के साथ कांटेक्ट कर सके। ठीक है, तो एटलीस्ट 4 mm की अमेलगम की यहाँ पे हाइट हो जाएगी, 2 mm पिन के अंदर, 2 mm पिन के ऊपर। ठीक हो गया, तो ये बात हो गई इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि पिन को एग्जैक्टली प्लेस कहाँ करना होता है। कहते हैं मोलर्स और आपके प्री मोलर्स में सर्वाइकल थर्ड में प्लेस करेंगे नियर द लाइन एंगल्स ऑफ द टूथ। फर्दर कहते हैं कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, कहते हैं डेंटिनो इनामल जंक्शन से 0.5 या 1 mm अवे, ठीक है, या आपकी जो एक्सटर्नल टूथ सरफेस है उससे 1 to 1.5 mm अवे, विच एवर डिस्टेंस इज ग्रेटर। नीचे उन्होंने बताया हुआ जैसे, अब ये आपकी जो है लाइन ये डेंटिनो एनामल जंक्शन की है। ठीक है, अब यहाँ पे डेंटिनो एनामल जंक्शन से एटलीस्ट 1 mm अवे हो रहा है ये, और दूसरी तरफ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टूथ से 1 से 1.5 mm अवे। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस जो है आपका होना चाहिए, विच एवर डिस्टेंस इज ग्रेटर, आपने उस डिस्टेंस पे अपनी पिन को जो है वो अप्लाई करना है। नेक्स्ट, प्रोब का क्या फंक्शन है वो बता रहे हैं। प्रोब से आपने जिंजाइवल क्रेविस में डाल के प्रोब को आपने डिटरमिन करना है कि कोई एबनॉर्मल कंटोर्स तो नहीं है आपकी टूथ रूट की एक्सटर्नल सरफेस पे जो कि आपकी एक्सटर्नल परफोरेशन करवा सकते हैं। उसके अलावा कहते हैं पिन होल प्रिपरेशन आपने अपने किसी भी टूथ स्ट्रक्चर की जो आपकी टूथ की प्रिपरेशन वॉल्स हैं, वर्टिकल वॉल्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं करना। जैसे कि ऊपर दिखाते हैं यहाँ पे, कहते हैं अगर आपकी जो पिन है वो आपकी इस वर्टिकल वॉल से प्रिपेयर्ड वर्टिकल वॉल से बहुत करीब हो जाएगी तो इस एरिया में अमेलगम की कंडेंसेशन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने बर्ड 245 यूज़ करके आपने उस एरिया में एक क्लियरेंस क्रिएट करनी है इन द सर्कमफेरेंस सराउंडिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द पिन, यानी कि इस एरिया में आपने वर्टिकल वॉल में एक क्लियरेंस क्रिएट की ताकि आपको एडिशनल एरिया मिल सके एटलीस्ट 1 से 2 mm का, ताकि उस एरिया में आपकी कितनी मिल सके, आपकी जो अमेलगम है वो प्रॉपर्ली कंडेंस हो सके। आपने इस एरिया को बढ़ाना है, आपने इस एरिया को बढ़ाना है अपने बर्ड से। अच्छा, कितनी एटलीस्ट क्लियरेंस चाहिए आपको, 0.5 mm मिनिमम क्लियरेंस आपको चाहिए सर्कमफेरेंस ऑफ द पिन में, ताकि वहाँ पे अमेलगम की कंडेंसेशन प्रॉपर हो सके। उसके अलावा कहते हैं आपकी जो भी फ्लैट सरफेस होगी आपकी प्रिपरेशन की, वहाँ पे आपकी जो पिन की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे आपकी पिन की प्लेसमेंट सबसे बेहतर होती है जहाँ पे जो आपकी सरफेस है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे जैसे उन्होंने दिखाया हुआ है कि अगर आपकी जो यहाँ पे आपकी जो सरफेस है वो फ्लैट होती है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है अगर आपकी सरफेस फ्लैट नहीं है और अगर यहाँ पे आप अपनी पिन की इंसर्शन कर रहे हैं, पिन होल जनरेट कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी कोई डिस्क्रिपेंसीज आ जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि आप किस चीज़ से पिन की ड्रिलिंग कर रहे हैं, इस ड्रिल को कहते हैं डेप्थ लिमिटिंग ड्रिल। ठीक है, इस डेप्थ लिमिटिंग ड्रिल का टोटल लेंथ कितनी है, 4 mm है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप जब 4 mm की ड्रिल को अंदर डालेंगे तो आपको पता होगा कि आपने डेंटिन के अंदर 4 mm की डेप्थ क्रिएट की है। ठीक है, क्योंकि ये डेप्थ लिमिटिंग ड्रिल है। अब अगर सरफेस जो है वो पैरेलल पूरी क्या नहीं है, पूरी फ्लैट नहीं है, तो क्या होगा, सेल्फ लिमिटिंग ड्रिल जो है वो ज़रा ऊपर ही रुक जाएगी। अब अंदर डेंटिन के वो सिर्फ 2 mm ही गई हुई होगी, 2 mm वो बाहर ही होगी। इससे क्या होगा, इससे आपकी डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो जाएगी अगर आपकी बिल्कुल फ्लैट सरफेस नहीं है जहाँ पे आप पिन को इंसर्ट करवा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं कि आपने अगर 3 या मोर पिन होल्स क्रिएट करने हैं अपनी टूथ सरफेस के अंदर तो दे मस्ट बी एट डिफरेंट वर्टिकल लेवल्स इन द टूथ। यानी कि अगर आपका ये कोई टूथ है, तो अगर हम ऊपर की एग्जांपल में लें तो आपने यहाँ पे डिफरेंट वर्टिकल लेवल्स पे डिफरेंट वर्टिकल हाइट्स के अंदर पिन डालेंगे। देखो ये ज़रा सा नीचे पिन है, ये ज़रा सी ऊपर पिन है, तीसरी पिन यहाँ पे भी आ सकती है। ठीक है, तो जो उनका वर्टिकल लेवल होना चाहिए वो एक लेवल नहीं होना चाहिए बल्कि वो डिफरेंट वर्टिकल हाइट्स पे होनी चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा आता है मिनिमल इंटरपिन डिस्टेंस कितना होना चाहिए।
अगर कहते हैं 2 मिनिकन पिन्स प्लेस कर रहे हैं तो उनके दरमियान में एटलीस्ट 3 mm का डिस्टेंस होना चाहिए, और 2 अगर मिनी पिन्स प्लेस करनी है तो उनके दरमियान में एटलीस्ट 5 mm का डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं पिन होल की प्रेपरेशन पे। पिन होल की प्रेपरेशन जो है उसके लिए जो बर यूज़ करना है वो बर नंबर 1/4 राउंड बर है। इसको हम कहते हैं पायलट होल। जो पहला जो होल कट होगा, जो पहला जो सबसे पहले आपने इस होल इस बर से जो होल लगाना है अपने टूथ के अंदर, उसको हम पायलट होल या डिम्पल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं जब छोटा सा एक पायलट होल बन जाएगा उसके बाद आपने यूज़ करनी है अपनी ट्विस्ट ड्रिल। ठीक है, जो इन केस में TMS सिस्टम में जो ट्विस्ट ड्रिल यूज़ हो रही होती है उसको हम कहते हैं कोडेक्स ड्रिल। अब इस कोडेक्स ड्रिल का फ़ायदा ये है, कहते हैं इस ड्रिल के अंदर ही कुछ कलर कोडेड आपकी ड्रिल के अंदर शैंक लगा हुआ होता है। वो कलर किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा होता है, जिस साइज़ की आपने पिन यूज़ करनी होगी। जो पिन हमने ऊपर पढ़ी हैं मिनिम मिनिकन वगैरह, इन सब का एक कलर होता है। ठीक है, तो कौन सा शैंक आपका कोडेक्स ड्रिल के अंदर लग के ड्रिल के अंदर लग के कौन सा बर जो है वो पिन होल क्रिएट करेगा, वो डिपिक्ट करता है कि आपने बाद में कौन सा पिन लगाना है, कौन सी पिन साइज़ लगानी है। अच्छा, फर्दर कहते हैं कि आप ये जो कोडेक्स ड्रिल है इसके साथ आपके पास डेप्थ लिमिटिंग ड्रिल भी आ रही होती है। ठीक है, डेप्थ लिमिटिंग ड्रिल का यूज़ क्या होता है वो भी हमने ऊपर पढ़ लिया हुआ है, ताकि आप उतनी ही डेप्थ ड्रिल करें जितनी आपको डेप्थ रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा नीचे जो है, नीचे फर्दर प्रिकॉशंस दिखा रहे हैं कि अगर कोई दांत जो है वो आपका मीजली टिल्टेड है तो उसके अंदर आपने उस दांत की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ही अपने बर को रखना है, बिल्कुल सीधा ऊपर से नहीं रखना। उससे क्या होगा, उससे चांसेस हैं कि आप या तो पल्प में परफोरेट कर जाएंगे या आप एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टूथ के अंदर परफोरेट कर जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने एक बात बता दी। अब ऊपर जो है ये इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपका जो क्लूजल ऊपर से क्लियरेंस पूरी नहीं है, अगर पेशेंट का जो फुल माउथ है वो पूरा नहीं खुल रहा और तब आप अपनी डेप्थ लिमिटिंग ड्रिल जो है यूज़ करके होल पंच करना चाह रहे हैं, तो चांसेस हैं कि एक्सटर्नल परफोरेशन हो जाए, जैसे इसके अंदर इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, सिंपली सिर्फ कुछ बातें हैं जो कि इन्होंने प्रिकॉशंस में शेयर की हुई यहाँ पे पिक्चर्स के साथ। अच्छा, पहले दिखा रहे हैं कि पायलट होल ड्रिल किया है जिसको हम डिम्पल कह रहे थे अपने 1/4 बर से। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ट्विस्ट ड्रिल यूज़ करनी है। ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल यूज़ की। ट्विस्ट ड्रिल भी डालने से पहले जो है ना आपने क्या करना है, उस ट्विस्ट ड्रिल को अपने जिंजाइवल क्रेविस में डालना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जिंजाइवल क्रेविस में डाल के आपको टूथ की जो ओरिएंटेशन होगी उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि दांत आपका किस तरीके से टिल्टेड है। फिर उस एंगुलेशन को मेंटेन करते हुए आपने अपनी जो ट्विस्ट ड्रिल है उसको आपने पायलट होल के अंदर डाल के पूरी जो डेप्थ है वहाँ तक आपने ड्रिलिंग करनी है। ड्रिल जब भी करना है, कहते हैं लो स्पीड रोटरी हैंड पीस से आपने ड्रिल करना है। ड्रिल करने से पहले भी आपका हैंड पीस चल रहा होना चाहिए जब वो पायलट होल के अंदर एंटर हो, और चलते चलते ही उस हैंड पीस को आपने बाहर निकालना है। ठीक है, अच्छा ये बातें हो गई। फिर कहते हैं अगर आपकी एंगुलेशन करेक्ट नहीं है तो आपका पल्पल एक्सपोजर या एक्सटर्नल परफोरेशन हो सकती है, जिसकी अभी हमने ऊपर पिक्चर देखी। उसके अलावा ट्विस्ट ड्रिल शुड नेवर स्टॉप रोटेटिंग जब तक आप उसको पिन होल के अंदर डाल रहे हो और जब आप उसका बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि अगर वो टूथ के अंदर ही स्टॉप हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उस पिन का आपकी टूथ के अंदर ब्रेकेज का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, डल ट्विस्ट ड्रिल नहीं यूज़ करनी क्योंकि उससे भी फर्दर आपकी डेंटिन के अंदर हीट और क्रैक जनरेशन जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पिन डिज़ाइन। पिन डिज़ाइन में आपसे यूक्यू में पूछ सकते हैं, तो 5 डिज़ाइन की पिन होती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास स्टैंडर्ड पिन। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आएगी 2-in-1 पिन, लिंक सीरीज, लिंक प्लस या सेल्फ शेयरिंग पिन। अब ये सब इन्होंने नीचे दिखाई हुई हैं, लेकिन हमने जो इसके अंदर जो चीज़ें पढ़नी है ना हम बस वो देख लेते हैं। अच्छा, अब जो लिंक सीरीज होती है वो क्या होता है, कहते हैं एक प्लास्टिक स्लीव होता है फ्रीली फ्लोटिंग। अच्छा, ये मैं नीचे दिखा के बताती हूँ। ये जो है ना ये आपकी लिंक सीरीज पिन है जिसके अंदर ये एक प्लास्टिक का स्लीव है और ये आपकी एक पिन डली हुई है। ठीक है, ये आपकी होती हैं सेल्फ शेयरिंग पिन्स, यानी कि क्या होता है इसके अंदर जब आप इसको ड्रिल करेंगे अपने टूथ के अंदर तो ये जो प्लास्टिक स्लीव है ये खुद ही से डिटैच हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसका एक और फायदा ये होता है कि अब इस पिन को अगर हम देखें तो इसका आधा हिस्सा जो है इतना हिस्सा ये टूथ के अंदर चला जाएगा और इसका ये बकिया आधा हिस्सा जो है वो टूथ के बाहर आ जाएगा। तो हमें वो प्रॉपर डायमेंशन मिल जाएगी जो कि हमें टूथ के अंदर डेंटिन के साथ रिटेंशन के लिए रिक्वायर्ड थी और दूसरी तरफ अमेलगम के साथ रिटेंशन के लिए पिन की रिक्वायर्ड थी। तो ये जो लिंक सीरीज पिन होती है ये सिंगल एक पिन होती है, आपके प्लास्टिक स्लीव के अंदर ये प्रेजेंट होती है, सेल्फ शेयरिंग ये होती है। ठीक है, यानी कि खुद ही से शेयर कर आपकी प्लास्टिक स्लीव से निकल आएगी और अप्रोप्रिएट डायमेंशन देगी टूथ के अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, सेल्फ अलाइनमेंट भी प्रोवाइड करती है, यानी कि खुद ही प्रॉपर्ली अलाइंड हो जाएगी आपके पिन होल के अंदर। ठीक है, तो लिंक सीरीज पिन के अंदर आपकी सारी माइन्यूटा, मिनिमम, रेगुलर पिन सारे साइजेस इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लिंक प्लस पिन।
लिंक प्लस पिन जो है ये भी सेल्फ शेयरिंग पिन होती है, ये भी स्लीव के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन ये यहाँ पे जो है ना 2 in 1 पिन प्रेजेंट होती हैं। ये तब यूज़ की जाती है जब आपने एक ही टूथ के अंदर 2 पिन लगानी है। ठीक है, नीचे जो दिखाया हुआ है ये है लिंक प्लस पिन। अब यहाँ पे एक पिन यहाँ तक खत्म हो रही है, दूसरी पिन यहाँ तक खत्म हो रही है, ये भी सेल्फ शेयरिंग पिन होती है। यानी कि जब इसका इतना हिस्सा जो है दांत के अंदर चला जाएगा ना, तो बकिया वाला जो है वो दांत के बाहर आ जाएगा। अब देखें इसके अंदर दिखाया हुआ उन्होंने कि अंदर जाने वाला हिस्सा 2 mm का है, बाहर वाला हिस्सा जो है 2.7 mm का है। तो यहाँ पे टेक्स्ट में वो कहते हैं कि जो बाकी एडिशनल हिस्सा होगा यानी कि 0.7 mm का, आप उसको ऊपर से ड्रिल कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये आपकी दूसरी पिन हो गई लिंक प्लस पिन। नेक्स्ट आती है आपके पास सेल्फ शेयरिंग पिन। अब ये जो सेल्फ शेयरिंग पिन है इनका भी दिखने की ऐसी होंगी, लेकिन ये प्लास्टिक स्लीव्स में नहीं आएंगी और ना ही, अच्छा ये जो ऊपर वाली दोनों पिन थी ना, ये किसके अंदर लगती हैं? ये दोनों आपके हैंड पीस के अंदर जाके लगती हैं, और इन हैंड पिन्स इनको पिन्स को हैंड पीस के अंदर लगा के आप पिन होल के अंदर ड्रिल कर रहे थे। अभी जो सेल्फ शेयरिंग पिन्स हैं दूसरी टाइप की, ये जो है ये इन हैंड रेंचेस के अंदर लगती हैं। ये जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं, इनको पिन्स को आप इस तरफ अंदर डालेंगे और ऊपर से हैंड रेंच, जैसे कि नाम बता रहा है, आपने खुद अपनी उंगलियों से इसको पिन को अंदर पिन होल के अंदर इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो इनमें ये बात आ गई। नेक्स्ट आ गई आपकी 2 in 1 पिन्स। 2 in 1 पिन्स जो हैं ये जैसे ऊपर हमने अभी यूज़ की थी 2 in 1 पिन्स जो हैं वो 2 पिन्स इन 1 अटैच हुई होंगी। ये तब होती हैं यूज़ जब आपने एक से ज़्यादा पिन्स जो हैं वो एक ही टूथ के अंदर लगानी है। इनको भी हम या तो स्लीव में डाल के लिंक सीरीज बना सकते हैं या इन हैंड रेंचेस के अंदर डाल के खुद मैनुअली इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई टाइप्स ऑफ पिन्स। फिर आ जाती है बात पिन इंसर्शन की। तो पिन को इंसर्ट करने के लिए हैंड रेंचेस भी यूज़ होते हैं जैसे कि नीचे दिखाए हुए हैं, और दूसरा आपके हैंड पीस भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो लिंक सीरीज वगैरह जो चीज़ें थी वो आपकी हैंड पीसेस से डलती थी, बाकी जो है वो आपकी इन हैंड रेंचेस से डल सकती हैं। नीचे उन्होंने यूजिंग टेक्निक बता दी हुई है कि किस तरीके से हैंड रेंच को यूज़ करना है। अंदर इस तरफ पिन डालेंगे, ऊपर से घुमाते जाएंगे तो आपकी जो पिन है वो अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, ये वाली बातें हमने वैसे ऑलमोस्ट सारी पढ़ ली हुई हैं। अच्छा, बाकी भी यही है, कहते हैं एनी लेंथ ऑफ द पिन ग्रेटर देन 2 mm शुड बी ट्रिम्ड, मतलब उसको शुड बी रिमूव, जितना भी एक्सेस ऊपर वाला पार्ट होगा उसको आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अच्छा पिन जब भी आप अपने हैंड रेंच से ड्रिल कर रहे हो तो कहते हैं कि आपने क्लॉकवाइज घुमाते जाना है पिन को अंटिल आपको एक रेजिस्टेंस महसूस हो। ठीक है, जब रेजिस्टेंस महसूस हो तो आपने 1/4 या 1/2 टर्न काउंटर क्लॉकवाइज दे देना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है, दोबारा रिमूव कर देना है, ताकि जो आपका डेंटिनल स्ट्रेस क्रिएट हुआ था पिन को ड्रिल करने से वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फेलियर ऑफ पिन रिटेन रेस्टोरेशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि पिन रिटेन रेस्टोरेशन कहाँ कहाँ किन किन लोकेशंस पे फेल कर सकती हैं। तो टोटल 5 लोकेशंस होती हैं। नंबर 1 कहते हैं विद इन द रेस्टोरेशन, यानी कि ऊपर से अमेलगम ही फ्रैक्चर कर गया। नेक्स्ट आता है एट द इंटरफेस बिटवीन द पिन एंड द रेस्टोरेशन, पिन और रेस्टोरेशन के दरमियान सेपरेशन हो जाए। फिर आता है पिन फ्रैक्चर, पिन जो है वो फ्रैक्चर कर जाए। फिर उसके अलावा पिन और डेंटिन के इंटरफेस पे फ्रैक्चर हो सकता है या डेंटिन के अंदर अपना फ्रैक्चर हो सकता है। मोस्ट कॉमनली होने वाला फ्रैक्चर जो है वो पिन और डेंटिन के इंटरफेस पे होता है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि पिन के अंदर पिन रिटेन रेस्टोरेशन के अंदर कहाँ कहाँ फेलियर जो है वो आ सकते होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कंसिडरेशंस फॉर द यूज ऑफ स्लॉट्स और पिन्स। अब ऊपर हमें पता है स्लॉट्स कब यूज हो रहे थे जब 2 to 4 mm ऑफ वर्टिकल हाइट लॉस था। पिन्स कब यूज हो रही थी जब 4 mm से भी ज़्यादा वर्टिकल लॉस था। ठीक है, अच्छा फर्दर कहते हैं पिन रिटेंशन इज यूज मोर फ्रीक्वेंटली जब आपके पास बहुत ही फ्यूअर या ऑलमोस्ट नो वर्टिकल वॉल्स रिमेनिंग रह गई हुई हो। ठीक है, जबकि स्लॉट्स जो है वो तब इंडिकेटेड होते हैं जब आपने सिर्फ कस्ट रिडक्शन की है और सिर्फ 2 to 3 mm की आपकी क्लिनिकल क्राउन जो है वो शॉर्ट हुआ है। सही है, अच्छा फर्दर कहते हैं कि जो स्लॉट प्रेपरेशन है उसके अंदर जो है आपका टूथ स्ट्रक्चर ज़्यादा रिमूव होता है एज कम्पेयर टू जितना आपका टूथ स्ट्रक्चर जो है वो आपकी पिन की होल बना के। अच्छा, ये सिर्फ हम प्रेपरेशन की बात करें, जनरली तो आपका टूथ स्ट्रक्चर स्लॉट वाले में कम ही रिड्यूस हुआ होता है, लेकिन स्लॉट बनाने के लिए आपको ज़्यादा टूथ रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, फर्दर स्लॉट का फ़ायदा क्या है, कहते हैं स्लॉट की वजह से आपके कोई डेंटिन के अंदर कोई माइक्रो फ्रैक्चर्स नहीं आते, वो किसी सरफेस को परफोरेट नहीं करेगी, ना पल्प को ना एक्सटर्नल सरफेस को, ना ही वो पल्प को पेनिट्रेट करेगी। फर्दर कहते हैं स्लॉट की प्लेसमेंट से कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इलिसिट नहीं होगा। पिन की प्लेसमेंट से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो स्टार्ट हो सकता है अगर पिन जो है वो 0.5 mm विद इन दी पल्प एरिया प्लेस की जाए, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आ सकता है। अच्छा, बस लास्ट चीज़ जो इस चैप्टर में से पढ़ने वाली है वो है ऑटो मैट्रिक्स। यूनिवर्सल मैट्रिक्स तो हमने वैसे बाकी चैप्टर्स में बहुत दफ़ा कवर किया हुआ है, जो कि टॉफल मायर
के साथ आप मैट्रिक्स लगा रहे होते हैं। ये ऑटो मैट्रिक्स जो है कहते हैं ये रिटेनर लेस मैट्रिक्स सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि रिटेनर के बगैर ये मैट्रिक्स अप्लाई होता है। 3 विड्थ्स में ये अवेलेबल होता है, ठीक है। अब इसके यहाँ पे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके एडवांटेजेस और इसकी इंडिकेशन डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है, कहते हैं कन्वीनियंट टू अप्लाई होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई टोफल मायर नहीं है, कोई रिटेनर नहीं है जिसके अंदर आपने इसको अप्लाई करना है, आपने डायरेक्टली टूथ पे अप्लाई कर देना है। कहते हैं इंप्रूव विजिबिलिटी आपको मिल जाती है, कॉज रिटेनर नहीं है साथ। फर्दर कहते हैं जो इसका ऑटो लॉक लूप है वो फेशियल और लिंगल सर्फेस ऑफ द टूथ दोनों पे आ सकता है। ये ऊपर जो दिखा रहे हैं ये इसका ऑटो लॉक लूप, यानी कि इसको आप टाइट करके इस लूप से आप इस मैट्रिक्स को टूथ के सराउंडिंग में टाइट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम। डिसएडवांटेज का क्या होता है, कहते हैं जो बैंड है बिल्कुल फ्लैट होता है और ये प्रॉपरली बर्निश नहीं होता। फर्दर आपको प्रॉपर कंटोर्स, प्रॉक्सिमल कंटोर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये प्रॉपरली आपके टूथ के साथ इतना अच्छे से अडेप्ट नहीं होता जितने आपका जो टोफल मायर वाले जो बैंड्स होते हैं वो अडेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। रिगार्डलेस कहते हैं ये जो मैट्रिक सिस्टम है ये यूज़ हो रहा होता है, जब भी ये मैट्रिक सिस्टम यूज़ हो तो मेक श्योर कि ये जो है स्टेबल हो ड्यूरिंग कंडेंसेशन ऑफ अमेलगम। फर्दर कहते हैं इस मैट्रिक्स की जो जिंजाइवल मार्जिन हो वो आपकी प्रिपरेशन की जिंजाइवल मार्जिन से नीचे तक जा रही हो, यानी कि जहाँ तक आपने जिंजाइवल मार्जिन अपनी टूथ की प्रिपेयर की है उससे नीचे तक जाए, और ऊपर कितना जाए, कहते हैं जो आपका प्रोक्सिमल टूथ है, एडजेसेंट टूथ है, उसकी मार्जिनल रिज से 1 to 2 mm ऊपर तक आना चाहिए, यानी कि टोटल मैट्रिक्स की जो हाइट होनी चाहिए वो 7 वाले दांत की मार्जिनल रिज से 2 mm ऊपर तक, और जिस दांत की आपने प्रिपरेशन की है जहाँ पे आपने उसका जिंजाइवल मार्जिन लगाया है उससे नीचे तक जानी चाहिए इस मैट्रिक्स की लेंथ। तो यहाँ तक ये चैप्टर था। इंपॉर्टेंट बातें इस चैप्टर की स्लॉट था और पिन वाला जो टॉपिक है वो इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको कॉम्प्लेक्स अमेलगम रेस्टोरेशन की डेफिनेशन अच्छे से आनी चाहिए, और स्टार्ट में हमने जो उसकी इंडिकेशंस पढ़ी थी वो 4, वो आपको अच्छे से पॉइंट करनी आनी चाहिए।